Hello, good morning, India. Monday to Friday. back क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुलिस और पटवारी की कक्षा में मित्रों, सबको राम 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 राम, सबको राम राम। उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से कि सभी मेरे भाई बहन सब सकुशल होंगे, अच्छे होंगे और बढ़िया आराम से है ना आनंद ले रहे होंगे अपने घर पे बैठ के। और भारत का जो पार्ट है मित्रों, भौतिक प्रदेश पूरे हो गए हैं। इससे अपन अब क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाए। आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बड़े रहमत और बड़े जहनत के साथ में इसको समझ के, और आंसर तो खैर लिखे हुए हैं उसमें, लेकिन इन चीज़ों को आपको भी पढ़ना है, बार बार पढ़ना है इन चीज़ों को। जैसे भौतिक प्रदेश मैंने पढ़ा दिए तो उनको बार बार पढ़ना है। ये जो वन लाइनर है इनको भी बार बार देखना है, क्योंकि आपका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आए ना। तो वन लाइनर के जो क्वेश्चन है मित्रों, इनको अपन करेंगे और आंसर इनके साथ में लिखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो समझने की होंगी तो मैं समझाऊंगा, बाकी उसी टेस्ट में से है सारा का सारा। तो इनके साथ में व्याख्या भी मैं करता जाऊंगा, और जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो एक बार सभी अपने मित्रों को है ना सूचित कर दे शेयर करके कि भाई क्लास शुरू हो चुकी है। तो जोड़ लो अपने बच्चों को, बढ़िया तरीके से शेयर कर दो एक बार। सारे भाई बहन मिलके है ना, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं सभी है ना वो शेयर कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी है ना ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाएंगे यहाँ से तो आपको फ़ायदा होगा, आपको याद रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वही गलत करके आओगे। तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप सही तरीके से शिद्दत के साथ में समझते हुए इसको अपन आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में अपने जो भौतिक प्रदेश है उनके बारे में अपन कर रहे हैं बात। भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत का भूगोल। तो चलते हैं पहले स्लाइड की ओर। पहली स्लाइड आपकी क्या कहती है मित्रों? पहली जो स्लाइड है, आ गए अपन पहली स्लाइड की ओर। बिल्कुल साफ शब्दों में दिख रहा होगा आपको, पूरा विजुअल है मित्रों। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मैं भी मेरे पेन वेन सही कर लेता हूं थोड़ा सा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। केटू का दूसरा नाम भी याद रखना है आपको, गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन केटू अर्थात गोडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अपन ने पढ़ा था हिमालय की कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। पेन दूसरा ले लेते हैं अपन, ब्लैक ले लेते हैं। हिमालय की कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये पाक अधिकृत भारत के अंतर्गत आती है। कराकोरम श्रेणी को भी आपको याद रखना है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग है, अपन ने चर्चा करी थी तो वापस आपके रिपीट हो जाएंगी चीजें। ट्रांस हिमालय का भाग है, ये आपको याद रखना है। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। तो किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड यानी कि उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी की उपमा प्रदान की गई है? तो ये भी आपके कराकोरम श्रेणी को ही की गई है। ये भी आपके किसको की गई है? कराकोरम श्रेणी को ही की गई है। रीढ़ की हड्डी की संज्ञा कराकोरम श्रेणी को की गई है। लद्दाख पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अपन ने बात की थी राकापोसी। बिल्कुल मैंने बताया था आपको कि राकापोसी लद्दाख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और लद्दाख जो हिमालय है ये भी मित्रों ट्रांस हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है ये? ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ये आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरी चीजें आपके सामने हैं सारी की सारी। एशिया का यानी कि उच्च एशिया का मेरुदंड या रीढ़ कराकोरम को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा ये। अब एक चीज याद रखना,
मेरुदंड क्यों कहते हैं कि देखो, यदि आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है, यानी कि शरीर के नीचे का हिस्सा चलना फिरना ये बंद कर देता है, समाप्त कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कराकोरम श्रेणी है ये साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है। साइबेरिया से, पहली बात तो क्या है, साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है, ठंडी हवा को क्या करती है, रोकती है। जब ठंडी हवा रुक जाएंगी तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसी के कारण कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्या कहती है? सचर जोन किसको अलग करता है? तो ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करने वाला सचर जोन है, जिस सचर जोन को क्या भी कहा जाता है मित्रों? सचर जोन को कहा जाता है इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट, मैंने बताया था आपको, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट कहा जाता है, या इसको सचर जोन भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। सचर जोन किसको अलग करता है? इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट को। इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है। याद करो पीछे की चीजें, मैंने बताया था हिमालय फ्रंटियर फॉल्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट। मैंने ये चीजें आपको बताई थी, कुछ याद आया हो आपको तो ये चीजें मैंने पढ़ाया था, सब उस समय बताया था, तो याद रखना है। इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग करता है, यानी कि सचर जोन जो है यही आपका इंडियन फ्रंटियर फॉल्ट है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किसकी संज्ञा दी जाती है, या तिब्बत में मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं? ये आपको ध्यान रखना है। तो सांगपो कहते हैं। समझ में है ना? यानी कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सांगपो। याद रखना है, सांगपो कहलाती है। अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूं, इसके लिए मैं ये शब्द का प्रयोग भी कर सकता हूं। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, भारत चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को, भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं। सांगपो कहते हैं। याद रखना है, क्या कहते हैं? सांगपो। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे भारत चीन की सीमा से आती है, तो इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अर्थात हमारे भारत के उत्तरी भाग में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखो आपको बताऊं मैं, जैसे ये आपका ये भारत है ऐसे, तो यहां से जब ये नदी आती है तो इसको यहां पे कहते हैं सांगपो। सांगपो कहते हैं। समझ में आ गया होगा अब तो। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है? तो याद रखना, गंगोत्री है और आपके यमुनोत्री है, ये कुमायूं हिमालय के पार्ट हैं। अपन ने पढ़े थे, असम हिमालय पढ़ा था, कुमायूं हिमालय पढ़ा था, नेपाल हिमालय पढ़ा था, और अब कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय अपन ने पढ़ा था। तो गंगोत्री हिमनद जो है ये किस में आता है? गंगोत्री है, यमुनोत्री है। ये सारे दोनों के दोनों किस में आएंगे भाई? ये आएंगे कुमायूं हिमालय में। याद रखना है, गंगोत्री पूछ ले, यमुनोत्री पूछ ले, ये किस में आते हैं? कुमायूं हिमालय में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, शेयर करो एक बार, सारे बच्चे मिलके शेयर कर दो, सटाक से अच्छे से शेयर कर दिया करो, बिगड़ कहे कर दिया करो, लाइक कर दिया करो क्लास को। मेरे दिल के टुकड़ों में आपके लिए इतनी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, एक एक चीज़ आपको पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में वन लाइनर क्वेश्चन सेट करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने है। तो थोड़ा सा इतना तो आप भी कर ही सकते हो ना। अगला है नाथुला
और जलेपला, ये जीपला नहीं है, जलेपला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? ये जलेपला है, जलेपला। ये दोनों दर्रे आपके सिक्किम में हैं, ये आपको याद रखना है। नाथुला दर्रे को ये पहले बंद कर दिए थे, इनको 2006 में पुनः इनको शुरू किया गया है, पुनः शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। जो भारत को चीन से जोड़ते हैं, नाथुला और जलेपला दर्रा किसको जोड़ते हैं? भारत को चीन से जोड़ते हैं और ये भारत में सिक्किम में स्थित है। और 2006 में इनको पुनः क्या किया गया था? व्यापार के लिए खोल दिया गया था। इससे पहले इनको वापस क्या कर दिया था? बंद किया गया था। तो 2006 से ये खुला हुआ है, आपको याद रखना है, 2006 से खुला हुआ है। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब खोला गया था इनको पहले, तो 2006 में खोला गया था, ये आपको ध्यान रखना है। पानी के लिए बोलना उनको। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी जो घाटी है मित्रों, ये आए हुए प्रश्न है सारे के सारे। चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? तो चुंबी घाटी हमारे भारत में सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चुंबी जो घाटी है ये है ना त्रियांश बनाती है, त्रियांश, यानी कि त्रियांश का मतलब क्या होता है? त्रिकोण बनाती है। किस किस के बीच में बनाती है? एक तरफ नेपाल आ गया, एक तरफ भूटान आ गया, एक तरफ आपका सिक्किम आ गया। समझ में है ना? इन तीनों के बीच में त्रियांश बनाती है। अर्थात ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबी घाटी किस किस के बीच में स्थित है? तो नेपाल प्लस भूटान प्लस भारत, इंडिया, इनके बीच में स्थित है। ये पूर्णतः हमारे भारत में सिक्किम में स्थित है। समझ में है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में स्थित है चुंबी घाटी, ये आपको याद रखना है, सिक्किम में स्थित है और ये त्रियांश बनाती है। आपको पता है सिक्किम के बगल में भूटान है और एक साइड में आपके नेपाल पड़ता है, तो नेपाल, भूटान और भारत, ये आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों के बीच में त्रियांश बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेकंड ग्रेड में एक बार परीक्षा में प्रश्न में भी पूछ लिया कि चुंबी घाटी किस किस को प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित भी पूछ सकती है, त्रियांश भी पूछ सकती है, प्रतिच्छेदित भी पूछ सकती है। किस किस को प्रतिच्छेदित करती है? नेपाल प्लस भूटान प्लस इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तो आपको ये ऑप्शन सारे सही सही लग रहे हैं, एग्जाम में यही आपको कंफ्यूज करते हैं। ऑप्शन में नेपाल, इंडिया, भूटान दे देगा, नेपाल, भूटान, चाइना भी दे देगा, नेपाल, भूटान प्लस JNK दे देगा, नेपाल, भूटान और लद्दाख दे देगा। तो नेपाल, भूटान, इंडिया के बीच में करती है। प्रायद्वीप में वर्तमान में किस प्रकार की पहाड़ियां शामिल हैं? तो प्रायद्वीप ये भारत में केवल अपशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, अपशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। हमारे प्रायद्वीप भारत में अपशिष्ट पहाड़ियां हैं। अपशिष्ट पहाड़ियों का मतलब है ऐसी पहाड़ियां जिनका लगातार क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। ऐसी पहाड़ियां जिनका लगातार अपर्दन हो रहा है उन्हें अपशिष्ट पहाड़ियां कहते हैं। अर्थात वो अपने मूल स्वरूप को धीरे धीरे खो रही है। अपने जो मूल स्वरूप है उनका, उस मूल स्वरूप को धीरे धीरे क्या कर रही हैं? वो खो रही है। तो प्रायद्वीप में ज़्यादातर जो पहाड़ियां हैं वो अपशिष्ट पहाड़ियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के प्रायद्वीप में कैसी पहाड़ियां बच रही हैं मित्रों? अपशिष्ट पहाड़ियां बच रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगली स्लाइड क्या कहती है आपकी? कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में अवस्थित है? समझ में है ना? कश्मीर घाटी और डल झील किसके बीच में स्थित है? तो याद रखना, वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। पीर पंजाल जो है आपके लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है। वृहद हिमालय की एक भी श्रेणी नहीं है। तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है, ये पूछे हुए परीक्षा में प्रश्न है कि कश्मीर घाटी और डल झील
किसके बीच में स्थित है? तो आपको याद रखना है वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। करेवा क्या है बताया था मैंने, करेवा क्या है? तो मैंने उस समय बताया था आपको करेवा हिमनद के द्वारा या हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान है। पहली बात, हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान है। करेवा में केसर की खेती होती है, ये भी मैंने आपसे चर्चा करी थी। और करेवाओं का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। प्लीस्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ है। जो मैं ये व्याख्या कर रहा हूं ना बेटाओ, इनमें से घूम फिर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना है। तो करेवा जो है ये हिमानी के द्वारा निर्मित मैदान है, केसर की खेती होती है, प्लीस्टोसीन काल में करेवा का निर्माण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेवा हिमनद के द्वारा लाई गई गाद, हिमनद के द्वारा लाई गई सघन रेत जो चिकनी मिट्टी है, और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के जमाव के रूप में जो मैदान है उनको करेवा कहते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो याद रखना तराई के मैदानों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उत्तराखंड में, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ चीजें अपने से छूट जाती हैं, पढ़ाते समय कुछ चीजें अपने से छूट जाती हैं तो वो इस समय कवर हो जाती हैं। देखो मैदान बताया था, तराई का मैदान कैसा मैदान है? दलदली मैदान है, ये दलदली मैदान है, ठीक है ना, याद रखना है दलदली मैदान है तराई का मैदान। और यहां पर पाताल तोड़ क्या पाए जाते हैं? कुएं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? जो करेवा के मैदान हैं उनके लिए कौन सा भाग प्रसिद्ध है? तो याद रखना कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहते हैं, पंजाब हिमालय भी कहते हैं, और इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। करेवा के लिए हिमालय का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपके कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, ये आपको याद रखना है। तो करेवा के लिए आपके कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगला केसर, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, केसर जिसको जाफरन बोलते हैं। केसर को क्या बोलते हैं? जाफरन, जिसको दूध में डालकर पीने में काम लिया जाता है, की खेती किस पर की जाती है? अपन ने अभी 2 मिनट पहले चर्चा की थी। केसर की खेती या जाफरन की खेती किस पर की जाती है? करेवा के मैदानों में की जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। केसर या जाफरन की खेती किस में की जाती है? करेवा के मैदानों में की जाती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? केसर या जाफरन की खेती किस में की जाती है? करेवा के मैदानों में की जाती है। नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करूं, वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? तो ये भी याद रखना है कश्मीर हिमालय में स्थित है। कश्मीर हिमालय बोल दो, चाहे मेरे दोस्तों इसको पंजाब हिमालय बोल दो, या इसी को आप हिमाचल हिमालय बोल दो, बात एक ही है। तो वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरार ए शरीफ ये आपके कश्मीर हिमालय में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कश्मीर घाटी है ये। कश्मीर घाटी की उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा किन श्रेणियों के द्वारा निर्धारित होती है? तो याद रखना है जास्कर श्रेणी
और पीर पंजाल श्रेणी के द्वारा। जो आपकी कश्मीर घाटी है ये आपको याद रखना है, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ये आपकी जास्कर श्रेणी है, ये आपके पीर पंजाल श्रेणी है और ये आपके कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी है। तो जास्कर और पीर पंजाल के बीच में जो है वो कश्मीर घाटी पड़ती है, ठीक है ना, याद रखना है। जैसे ये आपके जास्कर श्रेणी है बच्चों और ये आपके पीर पंजाल श्रेणी है और ये जो आपके है वैली है ये है आपके कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। तो याद रखना है कश्मीर घाटी की उत्तरी और दक्षिणी सीमा, तो कश्मीर घाटी की उत्तरी सीमा तो जास्कर श्रेणी के द्वारा और कश्मीर घाटी की दक्षिणी सीमा पीर पंजाल श्रेणी के द्वारा निर्मित होती है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है जास्कर श्रेणी। पीर पंजाल आपके लघु हिमालय का भाग है, ये भी आपको याद रखना है। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है काली नदी, समझ में है ना। घाघरा नदी जो है उसकी सहायक नदी है काली नदी और काली नदी के, अब ये भी चीज याद रख लेना, समझ में है ना, सतलज से काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। सतलज से काली नदी के बीच में, काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है, कुमायूं हिमालय स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ना, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? अगला है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना कुमायूं हिमालय में। फूलों की घाटी फ्लावर वैली कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय में है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ये? फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? फूलों की घाटी जो आपकी है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है और फूलों की जो घाटी है मेरे मित्रों ये कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। फूलों की देखो साइलेंट वैली, शांत वैली केरल में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। फूलों की वैली उत्तराखंड याद रखना है। जो साइलेंट वैली है शांत घाटी, शांत घाटी ये तो केरल में है, केरल में है। और फूलों की घाटी सॉरी उत्तराखंड में नहीं है, ये फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में है। इसको कांगड़ा घाटी भी कहते हैं, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तितलियां, तितलियां, तितलियां पाई जाती हैं। और तितलियां हमेशा कहाँ रहती है? जहां पे सबसे ज्यादा फूल होते हैं। याद रखना है फूलों की जो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है फूलों की घाटी। इसको फूलों की घाटी को कांगड़ा घाटी भी कहते हैं और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तितलियाँ पाई जाती हैं और तितलियाँ सबसे ज़्यादा वहाँ होती हैं जहाँ पे मेरे मित्रों क्या होती है? सबसे ज्यादा फूल होते हैं। और इस फूलों की घाटी का प्रभाव हमारे राजस्थान में, ये भी पूछ ले कि फूलों की घाटी का प्रभाव या कांगड़ा घाटी का प्रभाव राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? किशनगढ़ चित्र शैली में, किशनगढ़ चित्र शैली में, चित्र शैली में। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की कांगड़ा घाटी का प्रभाव या भारत की फूलों की घाटी का प्रभाव राजस्थान में कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में देखने को मिलता है ये किशनगढ़ चित्र शैली में। किशनगढ़ चित्र शैली में फूलों के ऊपर तितलियों को उड़ते हुए दिखाया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है मित्रों? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो देखो इस प्रकार से एक्सप्लेन के साथ में अगर करेंगे ना तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो विश ऑल द बेस्ट। बाकी का पार्ट अपन कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी अपन पूरे वन लाइनर के क्वेश्चन करेंगे 2-3 दिन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आए।
ठीक है ना। चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। विश यू ऑल द बेस्ट।